बेहतरीन रहनुमाई और गाइडेंस के साथ हम ये तमाम जो हमारे अंदर सवालात हैं इसको ख़त्म कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए एसआईओ ने मुंबई से खास आपके लिए एक स्पीकर को बुला रहे हैं। ये स्पीकर कोई मामूली स्पीकर नहीं है, गाइडेंस मुंबई के सीईओ भी हैं और साथ ही साथ सर कई एनजीओ के साथ काम भी करते हैं खिदमत खल्क का, और सर को ग्लोबल करियर बोल के कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से सर्टिफिकेट भी मिल चुका है और यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से भी आपको ग्लोबल करियर काउंसलर इस सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हमारे स्पीकर सैयद अहसन सर को दावत देता हूँ कि वो आए हमारे बीच और हमारा जहन में जो सवालात हैं उनका हल पेश करें, हमें गाइड करें हाउ टू फेस एग्जाम इस उन्वान पर। तो मैं दावत देता हूँ एक शेर के साथ सैयद अहसन सर से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा रुक गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा रुक गया रहजन के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। तालियों के साथ मैं आप तमाम के बाद करके भरपूर तालियों के साथ सैयद अहसन सर का इस्तकबाल करें। Representing Ilma, Moses, Naimana, जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट, एसआईओ के प्रेसिडेंट, मेंबरान, असातिज़ा, पेरेंट्स और मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत ही दिल से खुश हूँ कि आपकी तादाद को देखकर और आपकी सीरियसनेस को देखकर मेरे स्पीचेस, मेरे सेमिनार्स, मेरे सेशंस का एक बुनियादी थीम मैं लेकर चलता हूँ कि सीरियसनेस और मैच्योरिटी का लेवल जो हमारे तलबा और तलबात का है उसको कैसे हम रेस कर सकते हैं। जितना सीरियसनेस का लेवल होगा उतना ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी की ओनरशिप होगी कि ये मेरी जिम्मेदारी है, और जितनी ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों में बढ़ेगी उतना ज्यादा आपकी तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी और आपका नाम होगा, और उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी आने वाली जिंदगी और ये जिंदगी के बाद वाली जिंदगी। अगर आप ये तय करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और इस मकसद को तलाश करने के लिए, इस मकसद की जद्दोजहद के लिए जुस्तजू में लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप कामयाब तरीन इंसानों में अपने आप को पाएंगे। बहुत ही शुक्रगुजार हूं मैं एसआईओ का कि उन्होंने मुझे मुंबई से इस काम के लिए चुना। जब एसआईओ के इस जिम्मेदार का मुझे फोन आया और मुझे वो कहने लगे कि हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और आपको मदद करना चाहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एसआईओ माशाल्लाह समाजी खिदमत में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है नौजवानों में, और इस काम के लिए अल्लाह ने मुझे चुना। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इस नाचिस को आपके सामने एक चंद अल्फाज बोलने का मौका दिया गया, और खास तौर पर इस टॉपिक पर जिसका जरूरत और जिसकी अहमियत बर वक्त में सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में, हाउ टू फेस एग्जाम। हाउ टू फेस एग्जाम की मुराद सिर्फ आप ये पकड़ के ना चलिए कि एग्जाम में मुझे ज्यादा मार्क्स लेने। देखो, एग्जाम में स्कोर करने का जो एम होता है लोगों का, मैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूं। मेरे स्पीचेस के अंदर मेरा फोकस होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है स्किल डेवलपमेंट पर हो। यानी मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो इंग्लिश में 100 मार्क्स लेना मेरा मकसद नहीं है। इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल, रिटन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे, देखो मैं प्रोफेशनल स्पीकर हूं और प्रोफेशनल ये मेरा बिजनेस है। स्पीचेस देना, सेमिनार देना, सेशंस लेना, ट्रेनिंग लेना,
इसकी मेरी कंपनी है और आई एम अ प्रोफेशनल करियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर और आई टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ माय सेमिनार्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे भी फीस लूंगा यहाँ पर। वो फीस आपकी है कि आप 1 घंटा एटलीस्ट मेरे को दे दें। ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी फीस होगी और गौर फिक्र के साथ में दें और इस सीरियसनेस के साथ दें कि ये सीरियसनेस आप अपने मुस्तकबिल को सुधारने के लिए सर्व कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं और दैट वुड बी अ ग्रेट फीस फॉर मी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप डिस्ट्रैक्शन अपने आप में क्रिएट मत कीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतरीन तरीके से खत्म करें। जिस बेहतरीन इरादे से और नीयत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत की गई है, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की जिम्मेदारी 99% आप लोगों की है कि आप कितनी सीरियसनेस से मेरी बात को सुनते हैं और यहाँ पर उसको दर्शाते हैं। मैं बात कर रहा था कि इस प्रोग्राम का मकसद हाउ टू फेस एग्जाम से ऑब्जेक्टिव क्लियर करना कि आपको 100 मार्क्स मिल जाए, 99 मिल जाए, आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाए, सिर्फ ये नहीं है क्योंकि एग्जाम हमारी जिंदगी का एक पार्ट है। एग्जाम पास कर लेने से हम कामयाब नहीं होते, लेकिन एग्जाम पास करना हमारी कामयाबी के कुछ स्टेप्स का हिस्सा जरूर है। इसलिए कामयाबी आपकी डिपेंड करती है दौर के हिसाब से। मैंने सुबह में भी अलग अलग सेशन लिया, उन सारे सेशंस में मैंने एक ही बात को दोहराया कि आप इस दौर की अहमियत को और रिक्वायरमेंट को समझ लें। ये वो दौर नहीं है जो हमारा दौर था या हमारे से पहले लोगों का दौर था कि आपको 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं और डायरेक्टली आपको एमबीबीएस में, डीएड में, बीएड में या इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है। ये वो दौर है जहां पर 100% लाने के बाद भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में अपनी काबिलियत को शो करना है। 1% सीट भी 100% के लिए रिजर्व नहीं है और हर साल 150 बच्चे तकरीबन 100 में से 100 मार्क्स ले रहे हैं। 100 में से 100 मार्क्स लेना हमारे जमाने में इम्पॉसिबल था, आपके जमाने में वो चीज जो है पॉसिबल हो गई, लेकिन फिर भी 1% रिजर्वेशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि एकेडमिक एक्सीलेंस आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ दूसरी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। आपकी परसिवरेंस, आपका पेशेंस, आपका डेडिकेशन, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका वो स्किल जो आपको मेंटलिटी आपकी मुस्तकिल रखती है, आपको अच्छी पर्सनैलिटी रखती है, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब चीजों का, ये सब चीजों का मिक्सचर आपको पढ़ाई के एक्सीलेंस के साथ में प्रेजेंट करना है और वो प्रेजेंट होता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पहली कड़ी होती है आपके बोर्ड के एग्जाम्स। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की अच्छी तैयारी करते हैं और जिस हिसाब से तैयारी करने का कहा गया है वैसी तैयारी करते हैं तो आपको कामयाबी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी सिर्फ रट कर देने में ना करते हुए उनकी कॉन्सेप्ट को, उनकी बारीकियों को समझ कर अगर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका नीट जेईई की तैयारी और आईजर की तैयारी हो जाती है। आईजर की तैयारी करना, जेईई की तैयारी करना, नीट की तैयारी करना कोई अलग चीज नहीं है। हम हर स्टेज के अंदर, हर स्टैंडर्ड को अगर इंपॉर्टेंस देना सीख जाए और एग्जाम को एग्जाम की नहज पर एग्जाम की इंपॉर्टेंस के साथ में हम अपीयर करना शुरू कर दे तो हम दुनिया के बड़े से बड़े स्ट्रेस को भी हैंडल कर सकते हैं। यह आपको जिंदगी के बड़े बड़े इम्तिहान के लिए तैयार करता है। छोटा एग्जाम अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। तो आपके लिए अल्लाह ताला आपको इस एग्जाम्स के जरिए प्रिपेयर करवाता है जिंदगी की बड़ी जंग के लिए। तो आप उसको उस तरीके से लेकिन आप जिस एग्जाम को जा रहे हैं उसके सारे पहलुओं को समझना आपके लिए जरूरी हो जाता है। यानी एग्जाम में पास करना या एग्जाम को फेस करना किन अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर ले तो हमें कामयाबी मिल जाएगी, जैसे दिगर कौमों के बच्चों को मिल रही है। मैंने सुबह भी बहुत सारी स्कूल्स के अंदर जो सेमिनार लिया वहां ये कहा कि बेटा ये दौर जो है ये मामूली दौर नहीं है। इस दौर में 10,000 की नौकरी लेना डिफिकल्ट है। 10,000 की नौकरी लेना डिफिकल्ट है, लेकिन 10,000 की करोड़ की कंपनी बनाना भी मुमकिन है। कुछ लोगों को 5,000 की नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो एक साल के अंदर 500 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर रहे हैं स्टार्टअप के जरिए। तो ये दो पहलू आज के इस दौर के अंदर है। ये दो पहलू के अंदर वही लोग कामयाब हो रहे हैं जिन्होंने अपनी
जिंदगी के मसाइल से लड़ना सीखा। और आपकी जिंदगी के मसाइल में से पहला मसाइल जो आता है ना बच्चों, वो होता है आपका एग्जाम। अगर एग्जाम को सीरियस लेते हैं आप, तो सबकॉन्शियस लेवल पर या नफ्सियाती लेवल पर आप एक मैसेज देते हैं अपने आप को कि आई गॉट समथिंग ग्रेट। आपको 10वीं के अंदर 80 मार्क्स मिलते हैं, 90 मार्क्स मिलते हैं, भले ही वो मार्क्स का आगे जाकर इतना आपको ज्यादा फायदा ना हो, लेकिन आपको जाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर एक मैसेज जाता है आपके लाशों दिमाग में। वो मैसेज क्या होता है कि मैं कैपेबल हूं एग्जाम्स को अपीयर करके उसमें कामयाबी हासिल करने के लिए। और अंदर ही अंदर आपके कॉन्फिडेंस को, आपके एतमाद को बढ़ाता है। और एक इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि उसका अपने आप पर भरोसा बढ़ जाए। तो ये एग्जाम को फेस करने का जो आज का प्रोग्राम है, इसका मकसद मैं मानता हूं कि इस एग्जाम में कामयाबी हासिल करना मतलब अपनी एफर्ट्स को देखकर अपने आप पर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। उस कॉन्फिडेंस से मैं अपनी स्किल डेवलप करूंगा और आने वाली जिंदगी के बड़े बड़े मसले के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता जाऊंगा। आपने 10वीं का एग्जाम दिए, आपने एक मैसेज दिए कि 10वीं के एग्जाम में मैंने एफर्ट दिया, उसका सिरा मैंने दिया, और उसके सिरे का मैसेज आपको गया कि यू आर कैपेबल ऑफ फेसिंग द एग्जाम एंड सिक्योरिंग गुड मार्क्स। एक मैसेज गया, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आया। फिर आपने 12th का एग्जाम दिया, आपने उसके अंदर ईमानदारी से मेहनत किया, आपका स्कोर आया। फिर एक मैसेज गया सबकॉन्शियस माइंड को, लाशोरी दिमाग को, और अंदर से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं 12वीं के अंदर के अच्छे मार्क्स ले सकता हूं। फिर वही कॉन्फिडेंस आपको नीट जेईई के बड़े बड़े एग्जाम के लिए खड़ा करता है। भले आपके मार्क्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, अपने आप पर एतमाद बिल्ड होना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और बड़े बड़े लोगों की अगर खुसूसियात देखेंगे आप, तो उसमें सबसे बड़ी खुसूसियात ये थी कि उनमें इमेंस लेवल का कॉन्फिडेंस था, शिद्दत का कॉन्फिडेंस, शिद्दत का कैरेक्टर, शिद्दत का डेमोन्स्ट्रेशन, शिद्दत की तड़प, शिद्दत का विजन, ये सब इंग्रेडिएंट है कामयाब लोगों के। तो एक कामयाब लोगों की सिफत को हमको अगर हासिल करना है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाना है मेरे बच्चों, तो ये जो छोटे एग्जाम आपकी जिंदगी में आते हैं ना, उनसे लड़ने की ताकत अपने अंदर ले आओ। और वो ताकत कैसे आएगी, आज मेरे इस प्रोग्राम का मकसद है आपके सामने डिलीवर करना। आपको 100 मार्क्स आए, 90 मार्क्स आए, ये नहीं है। आप जिंदगी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। क्योंकि अगर आपको एक घर की तामीर करनी है, तो घर की तामीर आप बगैर किसी आले के, औजार की तामीर नहीं कर सकते। आपको ये रिक्वायरमेंट देखनी होती है कि सीमेंट लगेगा, असारी लगेगी, सरिया लगेगा, ईंटें लगेगी, रेती लगेगी, वगैरह वगैरह। इन चीजों का इल्म आपके पास होना जरूरी है। तो वो कौन सा इल्म है, पढ़ाई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हम उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे आज के आउटकम्स होंगे या आउटलाइंस होंगे कि गोल सेटिंग क्या होती है जिंदगी के अंदर, गोल और मकसद को किस तरीके से सेट करें, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग कैसे करें, अपने आप को मुनस्सम कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, स्टडी टेक्निक्स कौन कौन सी है जो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, बेशतर टेक्निक्स और मेमोरी टेक्निक्स जो होती है, ये हमको पता ही नहीं होती। बहुत सारे टेक्निक्स मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे पता चली। तो अगर कोई अवेलेबल टेक्निक्स है याद करने की या पढ़ने की, तो उसको सीख लेना भी एक मेरे लिए काम हो जाता है, आसानी क्रिएट करने। अच्छा मुझे बताओ, किसी को यहां से पूना जाना है, तो क्या आप पैदल जाना पसंद करेंगे या ट्रेन में जाना पसंद करेंगे? क्यों? पैदल जाने से तो जद्दोजहद होगी ना, मजा आएगा बहुत, आपके एफर्ट्स कर लेंगे, लेकिन एनर्जी आपकी वेस्ट होगी कि अल्लाह ताला ने ज़राए आपके लिए दिए, रिसोर्सेस आपके लिए दिए, तो बेस्ट रिसोर्सेस का इस्तेमाल आप करेंगे। तो सिमिलरली क्या मार्केट में ऐसी कोई टेक्निक्स है जिससे मैं अपने आप को अपनी पढ़ाई के अंदर कुछ हेल्प कर सकता हूं, जो 5 घंटे में पढ़ूं मुझे 4 घंटे में याद हो जाए, 3 घंटे में याद हो जाए? हम वो डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। पेपर प्रेजेंटेशन की स्किल कैसी होगी, पेपर हमारा किस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, और ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे, और कुछ सक्सेस स्टोरीज को जिक्र करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ने, और एक उससे पहले मैं आपको बता दूं
कि बेटा एक अपनी आंख बंद कर रहना, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और सब चीजों में हमको परफेक्ट रखा, एक बेहतरीन जिस्म अता किया और एक बेहतरीन दिमाग अता किया। एक दिमाग की एक छोटी सी स्टडी है, ये कमोबेश है। एक ब्रेन की कैपेसिटी क्या होती है, इंसान के ब्रेन में, दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, वो कितनी याद कर सकता है। तो एक साइंटिस्ट कहता है कि कमोबेश वो 2.5 पेटाबाइट्स की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। अब आप सोच रहे हैं 2.5 पेटाबाइट्स होता क्या है, तो आपको पता है गीगाबाइट्स, जीबी, जीबी जो होता है 1024 मेगावाट होता है, मेगाबाइट होता है, एमबी होता है, और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट होता है, टीबी। अभी सबसे बड़ा मोबाइल जो है ना, वो भी 1 टीबी का नहीं आया है। सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है कि 25 टीबी से ऊपर नहीं बने, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी मेमोरी दिया हुआ है, 2.5 पेटाबाइट्स, मतलब 1024 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2500 टेराबाइट्स। इतना मोबाइल भी नहीं है। इसको अगर आसान लफ्जों में मैं समझाऊं आपको, तो एक मूवी अगर शुरू करूं मैं आज 2.5 पेटाबाइट्स की, तो कब तक चलेगी, 300 साल तक चलेगी, तब भी 2.5 पेटाबाइट्स की मेमोरी खत्म नहीं होगी। इतनी मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी न्यूरॉन्स के जरिए, न्यूरल पाथवे के जरिए अल्लाह ताला ने आपके इस प्रोग्राम में, इस सॉफ्टवेयर में रखा है। शर्त क्या है, अल्लाह का शुक्र करो और उसके ऊपर वर्कआउट करो। नेक्स्ट चीज जो है, कौन से वो लोग होते हैं कि जब हम टॉपर्स को देखते हैं तो साइकोलॉजी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है, साइकोलॉजी की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि साइकोलॉजी वाला इंसान जो होता है, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो होता है, वो क्या करता है सर, वो लोगों को ऑब्जर्व करता है, कोई नया काम नहीं करता। इसलिए आपको दीनी मामलात के अंदर दलील देनी पड़ती है, लेकिन नफ्सियाती फील्ड के अंदर दलील देने की जरूरत पड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि नफ्सियाती तालीम जो होती है वो ऑब्जर्वेशन होता है, वो अपने तरफ से कुछ नहीं होता है। वो क्या करते हैं कि इंसान ऐसे बिहेव कर रहे हैं गुस्से में, ऐसा नहीं, इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है खुशी में, मैंने इसको ऑब्जर्व किया और आपके सामने थ्योरी दे दी। ये साइकोलॉजिस्ट करता है। तो साइकोलॉजिस्ट दुनिया में देखता है कि टॉपर लोग होते हैं, तो ये टॉपर लोग टॉपर क्यों होते हैं, उनकी कौन सी क्वालिटीज है, तो उनमें चंद क्वालिटी पाई है। उन चंद क्वालिटी में से पहली क्वालिटी है इमेंस लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको कहा, वो बच्चा टॉपर बनना आसान हो जाता है जिसमें कॉन्फिडेंस और एतमाद डेवलप होना शुरू हो जाता है अपने आप पर। ये सबसे बड़ी खुसूसियात होती है। आपको टॉपर बनना है तो सबसे पहली खुसूसियात है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सेकंड खूबी ड्राइविंग फोर्स। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल लफ्जों में, अंदर से खींचने वाली एक फोर्स। कौन सी वो चीज है, कौन से वो इमोशंस है। मेरी अम्मी को हज को भेजना है, मेरे अब्बा को हज को भेजना है, मेरे माँ बाप की सारी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको पूरा करना है, मेरे भाई बहनों की हेल्प करना है, उनके करियर के बारे में सोचना है, मेरे मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, कौम की तरक्की के बारे में सोचना है। ये इमोशनल डिजायर जो होते हैं, ये आपके अंदर जरूरी होते हैं। वो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो विजन होता है, वो सपना होता है, वो ड्रीम होता है। वो ड्रीम अगर आपके अंदर नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर टॉपर नहीं बन सकते। कुछ कर दिखाने का जोश, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए, कौम के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, इंसानियत के लिए, वो ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो जनरेट होती है इमोशन से और जज्बात से। अगर आपके जज्बाती तौर पर आप स्ट्रांग हैं और कोई ना कोई वजह है, मेरी अम्मी के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, कौम के लिए कर रहा हूं, ये एक खुसूसियात होती है। तब जाकर आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है और तब जाकर बगैर अलार्म के आप ताज्जुब में उठते हैं। वरना वो कौन सी ताकत है जो आपको ताज्जुब में उठाकर 18 घंटे पढ़ाने लगा है? वो कौन सी कुव्वत है जो आपको सोने नहीं देती है? एक बच्ची है जो 11 बजे उसके कमरे में उसकी मां जा रही है और मां कह रही है बेटी सो जा,
वरना काले घेरे आ जाएंगे और तेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी, तो अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे और तेरी जिंदगी का जो अजीम मकसद हम समझ के बैठे तेरी शादी करना, वो नहीं होगा। बच्ची कह रही है ठीक है, लॉजिक है इसमें, ज्यादा देर तक जगूंगी तो काले घेरे आ जाएंगे, खूबसूरती खराब हो जाएगी, तो बच्ची सो जाती है। दूसरी बच्ची दूसरे घर के अंदर 2 बजे रात को बच्ची के कमरे में उसकी माँ जाती है और कहती है कि बेटी सो जा, काले घेरे आ जाएंगे। तो बच्ची कहती है काले घेरे फेयर एंड लवली से चले जाएंगे, लेकिन मेरे वक्त जो है ना वो बाद में आने वाला नहीं है। मैं 3 क्रीम वापस खरीद लूंगी, 3 लाख रुपए अपनी ब्यूटी के ऊपर लगाकर वापस खूबसूरती को गेन कर लूंगी, लेकिन मेरी जिंदगी के ये अजीम औकात फिर से नहीं आने वाले। उस बच्ची को किसने प्रिपेयर किया बेटा? वो ड्राइविंग फोर्स के अंदर थी अपने आप को साबित करने की, अपनी क्वालिटीज को दिखाने की, एंड दैट इज लीडिंग यू टू द इमेंस लेवल ऑफ हार्डवर्क। हार्डवर्क अचानक से नहीं आता है। अचानक से कैसे आएगा? एक बच्चा अलार्म लगा कर 5 बजे का अलार्म लगा रहा है, 10 बजे उठा है बंद करके उसको। एक बच्ची बगैर अलार्म के, एक बच्चा बगैर अलार्म के उठ जा रहा है। बेटा वो कौन सी चीज है? अल्टरनेटिव नहीं, वो ड्राइविंग फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी आपको। और इसका मुतबादिल आप ये मत समझो, इसमें नहीं मिले तो क्या फर्क पड़ता है, रिक्शा चला लूंगा, ठेला लगा लूंगा। ठेला लगाने पे, रिक्शा चलाने में इज्जत आपको मिलती नहीं है। पुलिस वाला गाली लेकर जाता है, रिक्शा वाला में पुलिस वाला पकड़कर आपको डांटता है, इज्जत जिल्लत देता है। इज्जत की जिल्लत से बचना है तो अपने आप को बेहतर चीज के लिए प्रिपेयर करो। और वो बेहतर चीज आपको कब मिलती है? जब आप तालीम हासिल करके कोई बेहतरीन स्किल लेते हैं। और इस दौर के अंदर वो स्किल लेकर कामयाबी हासिल करना आसान हो गया। ये दौर जॉब वाला दौर नहीं है कि आपको जॉब ढूंढनी पड़ेगी। आप स्किल ले लो, लोग खुद आपके पास में काम लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज जो है कंसिस्टेंसी एंड कंसंट्रेशन। लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी, एक चीज को बार बार शिद्दत से करने की ताकत। एक लोहे के ऊपर या एक पत्थर के ऊपर अगर एक बूंद पानी भी गिरता जाए तो वो शिद्दत से गिरता है, तो उस सख्त पत्थर को क्या कर देता है? उसमें सुराग पैदा कर देता है। तो क्या आपके 10वीं और 12वीं के एग्जाम और नीट के एग्जाम कौन सी बड़ी चीज है? और कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट चीज लिसनिंग स्किल। उनकी लिसनिंग स्किल बड़ी स्ट्रांग होती है। जहां काम की बात मिलती है ना, वो टॉपर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जहां गलत बात होती है ना, उनके कान बंद हो जाते हैं। जहां मतलब होता है अपने करियर को सुधारने का, वहां उनकी आंखें टाइट हो जाती है। जहां हुजूर की बात होती है वहां वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। ये टॉपर्स की खुसूसियत होती है और उनका एक अपना वे होता है। उनको कामयाबी पाने का अपना एक जुनून होता है, एक तरीका होता है, एक रास्ता होता है। ये सारी खुसूसियत आपने नहीं है ना, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा इनके ऊपर सबसे पहले काम करना शुरू करो। कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन, ड्राइविंग फोर्स, इमोशन, वजह। वो वजह कौन सी जो मुझे एग्जाम के अंदर खड़ा करे? ये इस चीज को ढूंढकर बेटा काम करना शुरू करो। आपके लिए 90% किसी का मकसद हो सकता है, किसी का 35 हो सकता है। 35 के ऊपर भी सक्सेसफुल करियर बनता है, 90 के ऊपर भी बनता है। मैंने ITI लोगों को 3-3 करोड़ रुपए के काम लेते हुए देखा है। मैंने सिर्फ डिप्लोमा किए लोगों को बंबई के अंदर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेते हुए देखा है। एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज उनके पास क्या था? अपने करियर में इंटरेस्ट था, पैशन था, ड्राइविंग फोर्स थी, कंसिस्टेंसी थी, कंसंट्रेशन था और लगन थी। नेक्स्ट ये 5 रूल्स हैं जो आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। देखो दिमाग पे कंट्रोल आ गया, जिस इंसान का अपने आप पर काबू आ गया। एक आपने मौलाना की बातों में सुना होगा कि आपने अगर दुनिया में अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया तो आपने क्या पा लिया? जन्नत पा लिया। नफ्स पे कंट्रोल करना एक्चुअली में क्या है? आपके माइंड पर कंट्रोल करना, कि आपके माइंड पर कंट्रोल आपका हो, ना कि किसी दूसरे का हो। बच्चा चिल्लाकर बोल रहा है चल खेलने के लिए, कल एग्जाम में बच्चा छोड़ के चले जा रहा है, मतलब उसके दोस्त उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कभी मोबाइल का नोटिफिकेशन आ रहा है तो एक मैसेज उसको डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। इसलिए ये 5 ट्रिक्स जो है अपने आप को, दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपको काम में आएंगी। सबसे पहली चीज स्पेसिफिक गोल। मैं जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है, वो चीज क्लियर कर लो बेटा।
और अपने दिमाग को क्लियर मैसेज भेजो। नो शॉर्टकट्स। कामयाबी मिलेगी कैसे मिलेगी? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईटीआई करना है, साइंटिस्ट बनना है, बिजनेस करना है, रिसर्च करना है, क्या करना है? क्लियर। जब तक कि आज नहीं सोचोगे आप, कल नहीं बन पाओगे। जितना जल्दी आज आपने फैसला कर लिया और अपना गोल तय कर लिया, गोल के बगैर स्टडी की टेक्निक्स काम में नहीं आएंगी। जाना कहां पर? मैं आपको कहूं कि आपको हज को जाना है तो कितने पैसे लगेंगे? सबको पता है हज को जाना है तो 4 लाख रुपए खर्चा आएंगे। तो क्या मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि मैं इस साल हज का फॉर्म भर रहा हूं, 4 लाख का इंतजाम करने की कोशिश करूंगा? मुझे अगर उम्रा को जाना है तो 80,000 का खर्चा आता है, तो 80,000 का इंतजाम करके मैं वहां जाऊंगा। स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना है आपको कि आपको जाना कहां पर है, उसकी तैयारी के लिए क्या रोड मैप होगा, कितनी रिक्वायरमेंट्स होगी, कितना परसेंटेज लाना पड़ेगा, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और उसके लिए शिद्दत क्या है। कोई नीट की तैयारी करने वाला है तो उसको शिद्दत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, एफर्ट ज्यादा देना पड़ेगा। जो पढ़ाई में कमजोर है उसको एटलीस्ट अपने 5 ही के इतने मार्क्स लेने पड़ेंगे। जो एवरेज बच्चा है उसको 60 मार्क्स लेने पड़ेंगे। जो अबो एवरेज है, गुड है, उसको 80-85 लेने के लिए जितनी एफर्ट लगती है, जितने घंटे पढ़ना है, वो डिसाइड करना होगा। और नेक्स्ट चीज मैंने इसे कहा इमोशंस, ड्राइविंग फोर्स। नेक्स्ट अफर्मेशन, अपने आप से ताल्लुकात कैसे है आप अकेले में कैसी गुफ्तगू करते हैं अपने आप से, कितने नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कितने पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। जितने पॉजिटिव सेंटेंस आप अपने आप से कहेंगे वही डिसाइड करेंगे आपकी तरक्की। मैं कामयाब बनने वाला हूं, बनने वाला नहीं हूं, मैं कामयाब बन रहा हूं। मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं एग्जाम में कामयाब हो रहा हूं, मैं अपनी स्टेप्स को पा रहा हूं। ऐसे सेंटेंसेस अपने आप से आपको कहने पड़ेंगे। और विजुअलाइजेशन, इमेजिन करो कि एसआईओ ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जून के 30 तारीख को 2026 या 2025 की, और उस इवेंट का उन्वान है फेलिसिटेशन ऑफ टॉपर्स। तो एक गरीब की लड़की यहां पर आ रही है, उसके माँ बाप रिक्शा चलाते हैं और उस लड़की ने पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया और एसआईओ उसको फेलिसिटेशन कर रहा है। इमेजिन करो एक मजदूर का बच्चा यहां पर आ रहा है और इमेजिन करो कि सब लोग तालियां बजा रहे हैं। यार बच्चा हो तो ऐसा हो, क्या कामयाबी हासिल किया बच्चे ने, कितनी रुकावटें थी, तकलीफें थी, जराए कितने कम थे। वो विजुअलाइजेशन करेंगे ना, तो जितना आपका विजुअलाइजेशन का पावर बढ़ेगा उतना आपका इमेजिनेशन का पावर बढ़ेगा, और इमेजिनेशन का पावर आपको मेमोरी को रिटेन करने के लिए कामयाब होगा। नेक्स्ट चीज प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो ये 5 चीजें करने के बाद आपके दिमाग का पावर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको याद करना, आपको स्टडी टेक्निक का इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। इसलिए बेटा आज तय करो 85 लाना है या 95 लाना है, 95 लाना है या 100 लाना है। नीट क्लियर करना है तो 95 लाना मेरे लिए जरूरी नहीं है, एक एक कंसेप्ट को घोल कर पी जाना है। ट्रिग्नोमेट्री के एक एक कॉन्सेप्ट को याद नहीं करना है, रटना नहीं है, उसके एक एक एप्लीकेशंस को उसके आगे पीछे सबको तय करके आगे बढ़ना है। चाहे उसके 100% आए या 85% आए, लेकिन खन खन कर पास होना है, एक एक कॉन्सेप्ट को घोल कर पी जाना है, ये मेरा मकसद है। तो ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाएगा और आप रियल में उस दौड़ का हिस्सा बनेंगे जिस दौड़ का हिस्सा बगैर बच्चे। इसलिए आज तय कीजिए कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका परसेंटेज का रिक्वायरमेंट क्या होता है, कितने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लगती है, कितना दिमाग लगता है, कितना पढ़ना पड़ता है, आज डिसाइड करेंगे तो गोल आपका सेट हो। एंड दैट गोल शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा फैसला कर रहा हूं जो मेरे दीन से हटकर है, मैं ऐसे करियर के बारे में सोच रहा हूं जिससे मेरी नमाज छूट सकती है, मेरे दीन को खतरा हो सकता है, मेरे ईमान खतरे में जा सकता है, माशरा मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसे करियर के बारे में, ऐसे गोल के बारे में आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। therefore it should be smart, measurable, जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, गिन सकते हो। अमीर बनना है तो कितना अमीर बनना है, अरे बिंदास बनो। मैं तो महाराष्ट्र का पहला स्पीकर हूं जो बिंदास अपने स्पीच से बोलता है अरे करोड़ों रुपए कमाओ यार।
मैं चाहता हूं कि आप में सब बच्चे जो है ना 100 करोड़ रुपए की कंपनी वाले बन जाए। हलाल तरीके से कमाने में कोई प्रॉब्लम नहीं पर बच्चों, बनो ना अमीर, निकालो अपनी ज़कात 100 करोड़ रुपए, ऐसे बने आप 1000 करोड़ वाले। जितना मेजरेबल अमाउंट आपको जानना है उतना कोशिश करो, और जितना बड़ा गोल होगा, जितना बड़ा विजन होगा, अल्लाह ताला फैसले वैसे करेगा। मैं जब खुद 10वीं में था, मेरा सपना था कि मैं स्टेट टॉप करूं। स्टेट टॉप करने के लिए पढ़ाई किया, 10 घंटे 11 घंटे पढ़ने की कोशिश किया। छोटे से देहात में रहता था, स्टेट तो मैंने टॉप नहीं किया, लेकिन 85% आ गया। लेकिन उस 85% से मेरा दाखिला भी वही हुआ जहां पर 50 वाले का हुआ। लेकिन उसका दूसरा फायदा हुआ कि मुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं छोटी रेस का घोड़ा नहीं, कहीं ना कहीं बड़ा जाने वाला हूं। 12वीं में मैंने पास किया, बाद में अल्लाह ने उस मुकाम पर पहुंचा दिया। आज मेरा सपना है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊं। आप लोग हंसेंगे, दुनिया का बनना है तो उद्गीर में क्या कर रहा है मेरे भाई? अरे भाई मेरा सपना है, हंस लो, अल्लाह से मेरी तवक्कुल है, मेरी दुआ है, और मेरा और अल्लाह का मामला है। मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलने हैं, ताकि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज दूं कि मैं मेहनत कर रहा हूं। आउटलाइंस किताब में जो ऑथर कह रहा है कि 10,000 घंटे तक प्रैक्टिस लगेगी, उस 10,000 घंटे की प्रैक्टिस का हिस्सा उद्गीर है। हो सकता है कि आज मेरे 1000 घंटे पूरे हो गए हो, अल्लाह ताला आज नहीं तो कल कामयाबी दे देगा, आज नहीं तो कल बना देगा। दुनिया का नहीं बनाएगा, इंडिया का बनाएगा, इंडिया का नहीं बनाएगा, महाराष्ट्र का बनाएगा, महाराष्ट्र का नहीं बनाएगा, कम से कम अपने गांव का बना देगा। लेकिन अल्लाह इंसाफ पसंद है। आपकी मेहनत होगी तो अल्लाह ताला ने आपके इस भाई को भी दुनिया का नहीं बनाया, इंडिया का नहीं बनाया, महाराष्ट्र के चंद मोटिवेशनल स्पीकर का नाम जब निकलता है तो आपके इस छोटे से भाई को भी आ जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस दैट आई अचीव्ड इन द 10th स्टैंडर्ड। अगर मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर दूसरों की तरह अपने आप को समझ लेता तो कॉन्फिडेंस का लेवल नहीं आता। आज आपके सामने बेबाकी से अपने दिल की सारी बातें बोलने का कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन को उस तरीके से डेवलप करने का कॉन्फिडेंस, अपनी बात करने का उस तरीके से पैशन, इंटरेस्ट आपके सामने, ये कहां से आता है? छोटे एग्जाम को पास करने के बाद। एंड दैट विल बी रिमेंबर फॉर योर होल लाइफ। देयरफॉर आपको गोल सेट करना है। एक लड़की तय कर ले कि आईएएस ऑफिसर बनना है, एक बच्चा एक तय कर ले कि मुझे एमपीएससी क्रैक करना है, डेप्यूटी कलेक्टर बनना है, तहसीलदार बनना है। अरे 32 से 40 एग्जाम हर साल निकलते हैं, यूपीएससी, एमपीएससी और एसएससी के जरिए। भाई आपको कौन रोक रहा है देने से? क्योंकि हमको डर लगता है, हमने अपने एग्जाम में उतनी ईमानदारी से मेहनत नहीं की है, तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डर लगता है। जिस वक्त छोटे एग्जाम को सीरियस लेना शुरू कर देंगे ना, तो बड़े एग्जाम की तैयारी भी आपके लिए आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, आज तय कर लो कि आपका मकसद क्या है। ठीक है, मकसद अगर होगा ना, तो ये आपके पिताजी है, ये एक दिन आपको लेकर आईएएस, आप पीछे बैठेंगे उनके रिक्शा, इनके बच्चों ने भी सपना देखे थे। एक ये इंसान लोगों के घरों में पेपर फेंक रहा है, किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा कि ये बच्चा जो है इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और प्रेसिडेंट भी बनेगा, और करके दिखाएगा। कुछ लोग जो है ये भी आईएएस आईपीएस बनेगी लड़की थे। ऐसे बेशुमार एग्जांपल्स आपके सामने, सक्सेस स्टोरीज, अंसार शेख की एग्जांपल्स है। यार हमको तकलीफ क्यों नहीं होती है? हमारा ज़मीर हमको झिझोड़ता क्यों नहीं है? हमारे एफर्ट्स क्यों नहीं निकलते हैं? क्या हमको भी ऐसी कंडीशन आना पड़ेगी कि हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाए, तब जाके हमारा ज़मीर जागेगा और हमारे एफर्ट्स निकलेंगे? एक मजाक के अंदर बना के रखा है बच्चों ने आज के जमाने में। एक बच्चा मजाक में अपने बाप को क्या कह रहा है ऐसी कहानी सुनने के बाद? बाप उसको कह रहा है, बेटा मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं। एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बन रहा है, एक मजदूर का बच्चा आईपीएस बन रहा है। बेटा तू कब आईपीएस बनेगा? तो बच्चा मजाक में क्या कह रहा है पता है? इसीलिए मैं कभी भी अपने स्पीचेस के अंदर शायरी वगैरह और जोक्स बोलता नहीं। हालांकि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होते, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं। नहीं चाहिए मुझे आपकी हंसी मजाक। आपने हंसी मजाक की उस लेवल तक पहुंच चुके हैं आप कि वो बच्चा कहता है अपने बाप को कि अब्बा आईएएस ऑफिसर तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताओ कि आप रिक्शा कब ले रहे? यानी रिक्शा वाला होगा बाप तभी मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। क्या ये शर्त हो सकती है? यानी मजाक में अपने बाप का मजाक उड़ाया उसने और ये कहा कि आप रिक्शा वाले बनेंगे तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा। यानी हमको एफर्ट्स लाने के लिए क्या अपने माँ बाप को इस दुनिया से जाना पड़ेगा?
क्या हमारे माँ बाप गरीब बन जाएंगे तभी हमको एफर्ट करने के लिए हम मोटिवेट होंगे? क्या हमारे सामने कोई बगैर पैर की लेडी आएंगी तभी हम मोटिवेट होंगे? क्या हमारे सामने कोई रेंगता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, कटा हुआ स्टीफन हॉकिंस जैसा इंसान आएगा तभी हम मोटिवेट होंगे? क्यों इतना अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो? यस, हम अपने माँ बाप की सिर्फ एक आना से तकलीफ से भी मोटिवेट हो सकते हैं, एंड दैट विल बी इनफ फॉर अस टू गेट द सक्सेस एंड गिव द एफर्ट्स इन द स्मॉल एग्जाम लाइक एसएससी और एचएससी। नेक्स्ट, इसके लिए आपको जरूरी हो जाता है कि आप अपने इस टाइम को यूटिलाइज करें बेहतर तरीके से। टाइम ऐसा बेटा कि ये टाइम जो है ना, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तब भी ये टाइम चला जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज होती है कि जो बगैर कुछ किए निकल जाता है। आप लोगों ने वो रनर था, एथलीट था, उसका नाम क्या था सर? उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट का एक बहुत मशहूर किस्सा है। उसेन बोल्ट ने 9 रेस जीता, 9 गोल्ड मेडल हासिल किया ओलंपिक के, और उन 9 गोल्ड मेडल जीतने के बाद उसको पैसा मिला $119 मिलियन। $1 मिलियन होता है मेरे ख्याल से 80 करोड़ के करीब। तो उसको तकरीबन 120 करोड़ रुपए के करीब, 115 करोड़ रुपए के करीब पैसा मिला अगर रुपीस में देखा जाए। तो उससे किसी ने पूछा कि आप पे और सेकंड आने वाले में डिफरेंस जो था, पहली रेस में 10 सेकंड, दूसरी रेस में 5 सेकंड, इस तरीके से 9 रेस को मिला लिया जाए तो 120 सेकंड होता है। यानी आपने कुछ कमाल तो नहीं किया उसेन साहब, 1 सेकंड ज्यादा दौड़ गए और $1 मिलियन कमा लिया। यानी 1 सेकंड ज्यादा दौड़ो और 8 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए कमा लो। उसेन बोल्ट का जवाब क्या था? उसेन बोल्ट का जवाब यह था कि it took 22 years of my age to convert my 1 second into 80 करोड़ रुपीस। अपनी जिंदगी के 22 साल लगे, तब जाके आज मेरा 1 सेकंड ज्यादा दौड़ना 80 करोड़ के बराबर हो गया। जब मेरे पैर के अंदर छाले आते थे, जब मुझे जूता नहीं हुआ करता था, तो मेरी माँ कहती थी कि बेटा ये काम छोड़ दे, दौड़ना छोड़ दे। लेकिन मैंने कहा था कि एक ना एक दिन ये मेरे पाँव के छाले, ये मेरे खून करोड़ों में तब्दील होंगे, और आज वो करोड़ों में तब्दील हुआ। बेटा, रात के अंधेरे के अंदर ताज्जुद के बाद जो आप पढ़ाई करते हो ना, अल्लाह वो देख रहा है और अल्लाह उसका रिवॉर्ड देने के लिए बैठा है। अल्लाह बहुत सही है, अल्लाह अदल करने वाला है। आपके एफर्ट्स को रायगा नहीं जाने देगा अल्लाह, और आपको अल्लाह ताला उसका डबल ट्रिपल 100 टाइम्स एफर्ट देने का इनाम लेकर बैठा हुआ है। आप दो तो सही। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू गेट डाउन यू हैव टू, you will get later. Sorry, if you want to pay now, you will get later. अगर आप जिंदगी में अभी अदा करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर में मिलेगा, but if you want to get now, you have to pay later. अगर आप चाहते हैं कि आपको अय्याशी आज मिल जाए, आप चाहते हैं कि आपको मजा आज मिल जाए, आपको सारी मजा, सारी खुशियां, सारा इंजॉयमेंट, सारा टाइम का सर्व करना आप चाहते हैं कि आज करूं मैं, तो 60 साल की उम्र तक आपको मजदूरी करनी पड़ेगी। कोई मजदूर करने वाले से आप पूछिए, कोई ठेला लगाने वाले से पूछिए कि आपने अपनी जवानी कैसे सर्व की, तो क्या कहेंगे? वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में सीना चौड़ा करके कहता है, अरे हमको तो हमारे उस्ताद लोग कितना बोलते थे, हम जाते नहीं थे, बहुत बदतमीज था, अपने माँ बाप की बात सुनता ही नहीं था, अपने माँ बाप ने बहुत कहा पढ़ ले, मैंने नहीं किया। तो आज क्या कर रहा है? 60 साल में रिटायर होने की उम्र होती है और मजदूरी कर हमाली कर अपना पेट मांगना पड़ता है। लेकिन इफ यू वांट टू पे नाउ यू विल गेट लेटर, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। एक डॉक्टर को मैं कभी खराब नहीं बोलता, मैं आपको डॉक्टर होगा, मैं डॉक्टर को खराब नहीं बोलता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि आज के जमाने के डॉक्टर लूट रहे हैं, मैं लूटना नहीं कहता हूँ, दे आर टेकिंग द प्रोफेशनल फीस। वो उस वक्त में अपनी आंखें मोड़ रहे थे जब उनके दोस्त पबजी पर, फ्री फायर पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। वो उस वक्त नीट की और सीटी की तैयारी कर रहे थे जब उनके दोस्त बियर की बोतलें फोड़ रहे थे। वो उस वक्त अपनी आंख, अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रहे थे जब उनके दोस्त शादी ब्याह में जाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे। तो तब जाकर अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों को देखा। तो आज न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन की हाथ लगाने की फीस बंबई में 10-10 हजार रुपए,
चेक करने के से। तो अल्लाह ने उनका 1 सेकंड कन्वर्ट कर दिया, 5 मिनट कन्वर्ट कर दिया 10,000 रुपए में, और हमारा 1 महीना भी 10,000 रुपए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। 10,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही। क्यों? क्योंकि टाइम को उस वक्त बर्बाद किए जब जरूरत थी कन्वर्ट करने की। बेटा ये कैश का सिस्टम है। इन्वेस्टमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाइम का इन्वेस्टमेंट। टाइम को सही कामों में लगा दो, इसी वक्त को सही से यूटिलाइज कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो। कैसे ऑर्गेनाइज करना है? उसके लिए प्लानिंग करो। अगर आप फेलिंग टू प्लान हुए ना, प्रिपेयर हुए ना, तो यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू फेल। अगर आप प्लान नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, तो डेफिनेटली आप उसका उल्टा कर रहे हैं। आप अपने आप को तैयार कर ले रहे हैं ऑटोमेटिकली फेल करने के लिए। इसलिए आपको प्लानिंग करनी होगी, आपका मंथली शेड्यूल बनाना पड़ेगा, डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, एक मोटे मोटे अल्फाज में बातें बोलता हूं मैं, बहुत छोटा इंसान है। सूरज के निकलने का टाइम है, सूरज के डूब जाने का टाइम है, झाड़ू मारने वाली का टाइम है, कचरा उठाने वाले का टाइम है। लेकिन अफसोस की बात यह है, हमारा वक्त नहीं है। हम कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी स्कूल जाते हैं, नहीं मन करा तो स्कूल नहीं जाते। एक कचरा उठाने वाला ऑर्गेनाइज करके 10 घरों के कचरे उठाने का ऑर्गेनाइज करके वक्त पर आता है, कभी उसका टाइम ऊपर नीचे नहीं होता है। एक झाड़ू मारने वाली, बर्तन धोने वाली अगर लेडी होती है, अपनी मेहनत करके 10 घरों में जाती है, लेकिन वक्त पर सबके काम करके निकलती है। लेकिन आप लोग तो दुनिया को कॉन्कर करने के लिए निकले ना, हुक्मरानी करने के लिए निकले हो ना। अरे आपके बुजुर्गों ने 16-16 साल की उम्र में देशों पे कब्जा कर लिया था ना, राजा बन गए थे ना। तो आपने तो किससे सुने हुए, क्या आपका दिल मोटिवेट नहीं होता क्या किससे सुनकर? ये फला फला हमारे बुजुर्ग थे, 16 साल की उम्र में 3 देशों के राजा बन गए थे, कब्जा कर लिया था, कॉन्कर कर लिया था। आपको समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज कर लो, तैयारी कर लो। मन में कितने सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कितने सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कैसे स्टार्ट करेंगे आप? आज से स्टार्ट करो, आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, इजी चैप्टर से स्टार्ट करो। आसान सब्जेक्ट कौन सा है, इजी चैप्टर कौन सा है, उससे स्टार्ट करो, कॉन्फिडेंस आए ना। देखो, पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है ना, वो है कॉन्फिडेंस। आपको डिफिकल्ट लगते हैं 5 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उससे स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। एक चैप्टर भी पढ़ लेंगे ना तो आपको मैसेज जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में कि यस, आई एम वर्किंग फॉर माय गोल। 100 मार्क्स नहीं मिलेंगे चलेगा, लेकिन एफर्ट तो दे रहा हूं ना, अपने तरफ से कोशिश तो कर रहा हूं ना। दैट इज इनफ मेरी बच्चियों, आपकी कामयाबी के लिए। नेक्स्ट, इफ यू हैव 30 डेज, 6 सब्जेक्ट डिवाइड कर दो। एक सब्जेक्ट को मैं 5 दिन दूंगा, अगर आपके 2 महीने बाकी के, उसको डिवाइड कर दो 6 से। एक सब्जेक्ट को 10 दिन मिलने वाले, डिवाइड कर दो, प्लान करो, एक एक चीज को मैक्रो प्लानिंग पे ले जाओ। अरे यार, छोटे छोटे धंधे वाले, छोटे छोटे बिजनेस वाले, काम वाले प्लानिंग कर रहे हैं कि 6 घंटे स्कूल मुझे सोना है, 5 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है। अरे एक बर्तन धोने वाले इंसान, कचरा वाले इंसान, फेंकने वाले इंसान, छोटे लोगों से सीख लो। मैं बड़ी करोड़ों वालों की एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। कितने एग्जाम को दिन बाकी है, उसको कैलकुलेट करो। आज से लग जाओ, आज से नहीं, अभी से लग जाओ। अभी से अपने आप को सीरियस कर लो कि एहसान भाई की बात सुनकर हमको अपने आप को अभी से ऑर्गेनाइज करना है। अभी से दिमाग में प्लानिंग कर लो। ताजमहल बनने से पहले राजा के दिमाग में आया था कि ताजमहल बनने वाला है, अचानक से ताजमहल नहीं बना। वैसे कामयाब होने के लिए आज अपने आप में मेंटल इमेज लेकर आओ। बन गया मैं करोड़पति, बन गया मैं करोड़ों की ज़कात देने वाला, बन गया मैं आईएएस ऑफिसर। इमेजिन करके आज से प्लानिंग कर लो। अब मेरा उठना बैठना वक्त के हिसाब से होगा। कैसे होगा? कितने घंटे मिल रहे हैं, क्या मिल रहा है, मंथ शेड्यूल, आज के दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, कल कौन सा करूंगा, सब बैठा लो अपने उसके अंदर। हो सकता है कि कोई चैप्टर को पढ़ने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़े, 12 घंटे पढ़ना पड़े। अभी तक मैं लाचार था, अभी तक मैं नालायक था, निकम्मा था, फर्क नहीं पड़ता है। अब करो, जितना हाथ में वक्त है उसका इस्तेमाल करो। चलता है, मन का स्केड्यूल बनाओ, कोई डेली का स्केड्यूल बनाओ। 6 बजे उठूंगा, नमाज पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा। बेटा ये ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर किसी बच्ची के घर पे जाऊं ना तो उसकी माँ अंदर से आवाज दे, कौन है आप? मैं उसका सर हूं,
उससे बात करने के लिए आया हूं, कुछ खास काम था। अम्मी ने कहना चाहिए सर सॉरी, इस वक्त में मेरी बेटी जो है ना वो साइंस पढ़ती है और साइंस पढ़ने के लिए उसको कंसंट्रेशन लगता है। सॉरी सर, आप सर हुए अपने घर के, मेरी बच्ची आपसे नहीं मिल सकती, मेरा लड़का आपसे नहीं मिल सकता, सॉरी सर। दोस्त आ रहे हैं, खेलने के लिए चलना है, खेलने के लिए दोस्तों की हिम्मत ना हो, मैच्योरिटी का ये लेवल। एक मेरा दोस्त था बशीर नाम का, आज वो एमडी और डीएम किया हुआ। उसकी एक खासियत थी कि उसके सामने कोई बेइज्जती मजाक भी नहीं कर सकता, इतना मैच्योरिटी का लेवल था। कि हमने बोले यार ये क्या है, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। एमपीएस किया, एमडी किया, डीएम किया, आज एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी के लाखों रुपए चार्ज करता है। हम पूरे महीने में लाख 1.25 लाख रुपए कमाते हैं। दैट इज द पावर, अल्लाह ने कन्वर्ट करके दिया उसको। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना जिंदगी भर है। डोंट गेट लाइक जस्ट कीप मूविंग, प्रिपेयर टाइम टेबल, डिस्प्ले अपने घर में चिपका दो, अपने घर वालों को बोल दो ये टाइम टेबल है, इसी वक्त पे बात कर लो तुम्हारे से, उस बात नहीं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हूं मैं, टाटा बिरला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा टाइम है। आप अपने आप को बेटा, आप कीमती हो, मैं आपको बनने के लिए और प्रिटेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यू आर इंपॉर्टेंट, यू हैव वर्क, प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ। ये कुछ स्टडी की टेक्निक्स है। स्टडी स्टडी इन चंक्स। आपको अगर पढ़ने में तकलीफ हो रही है तो आप चंक्स में पढ़िए। आपको 1 घंटा बैठा भी जाता है तो 20-20 मिनट का चंक बनाइए, फिर आप उठ के मोबाइल देखिए या दोस्तों के साथ में खेलिए, 20 मिनट का गैप दीजिए, फिर 20 मिनट करिए। चंक्स में पढ़ाई करने के से क्या होता है कि हम अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो दिमाग के ऊपर बर्डन ज्यादा एक्सेसिव नहीं पड़ता है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये तय कर सकते हैं कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कितने हैं, वो 80-20। एग्जाम में ऐसा होता है कि 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका वेटेज 80% होता है, तो पहले उनको कर लीजिए। आप में कॉन्फिडेंस आ गया कि मैंने 80% सिलेबस कवर कर लिया। नेक्स्ट, स्पेस रिपीटेशन, एसक्यू 3R क्वेश्चंस। आप एसक्यू 3R होता है, ये टेक्निक होती है सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिव्यू, रिसाइट। पहले अपने दिमाग में बना लीजिए कि साइंस में कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स में पहले चैप्टर में कितने मेन टॉपिक है, 4। सेकंड चैप्टर में कितने मेन टॉपिक है, 6। थर्ड चैप्टर में कितने मेन टॉपिक है, 7। फोर्थ में कितने, 9। तो सबका मेंटल इमेज मैंने कर लिया, सर्वे कर लिया कि मुझे अब पढ़ना कितना है। कुल मिलाकर 25 टॉपिक पढ़ने हैं, तो 25 टॉपिक की मेंटल इमेज मेरे दिमाग में आ गई। तो मैंने अपने दिमाग को क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज करके तरतीब से बता दिया कि ये काम करना है। जैसे कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करते हैं ना लोग, तो कंप्यूटर में कोई फाइल सेव किया, उसका नाम मैंने रखा नहीं, तो क्या फाइल को रिट्राई कर सकता हूं, मैं वापस से ढूंढ सकता हूं फाइल को, कौन से ड्राइव में रखा हुआ है, कौन से फोल्डर में रखा हुआ है, ये अगर मैं तय कर लेता हूं तो उसको निकाल सकता हूं, फिर निकाल सकता हूं। तो आपका दिमाग भी उसी तरतीब में काम करता है कि आपके किस फोल्डर में कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। दैट यू हैव टू डिसाइड। बी लाइक ए टीचर। आप टीचर और किसी को पढ़ाने वाले हो, वैसे पढ़ाई करो। कुछ मेमोरीज होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। फिर सोहा कोट एक है, साइन का फार्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फार्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टैन का फार्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे कोई सेंटेंस बनाकर, ऐसी कोई राइम्स बनाकर, ऐसी कोई स्टोरी बनाकर आप कर सकते हैं। नोट्स अच्छे बना सकते हैं। टाइम टेबल, आपकी जगह आपको अच्छा लग रहा है लाइब्रेरी में पढ़ो। मस्जिद में अच्छा लगता है, मस्जिद में जाके पढ़ो। अभी तो माशाल्लाह मस्जिद वाले भी स्टडी सेंटर करके आपको फैसिलिटी दे रहे हैं। 10/10 की खुली हो तो क्या होगा, स्लिप आपको लेनी है, एडुकेट स्लिप। ऐसा नहीं कि एक्सेसिव पढ़ना है। डिफरेंट टेक्निक्स है। नेक्स्ट, ये लेमोनिस की टेक्निक्स है। एक फेमस टेक्निक है बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में रखते हैं तो उनको रिट्राइव करने में आसानी होती है। उसी तरीके से विबगर, ये जो अलग अलग कलर होते हैं रेनबो के, उसको याद करने का तरीका, केड़ा, ख्वाजा साहब, ये ऐसे सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। दैट इज द एग्जांपल्स। आई एम नॉट टेलिंग यू कि ये याद करो। ये एक सेंटेंस है,
बाबर को याद करने का या फिर ये है माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व नूडल्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर को याद करने का तरीका, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, तो फ्लोरीन इनको याद करने का तरीका। ऐसी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल आप अपने तौर पर कर सकते हैं। उसी तरीके से कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए, कंसंट्रेशन होता नहीं है सर, मैं कंसंट्रेशन करने की कोशिश करता हूं लेकिन होता नहीं है सर, ये रीजंस है उसके। कंसंट्रेशन आपका डेवलप क्यों होता है, आपका ध्यान क्यों लगता है पढ़ाई में, क्योंकि आपको सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, डिफिकल्ट लगता है, फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, अनस्ट्रक्चर लगता है, कोई भी चीज किधर भी है सर। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमको क्या लेना देना, रिलेवेंस हमको लगती नहीं है। लैक ऑफ इंट्रिंसिक, हमको अंदर से कोई अवार्ड मिलने की कुछ गुंजाइश लगती नहीं है। क्या मिल जाएगा हिस्ट्री में टॉप कर, क्या मिल जाएगा 10वीं में पास होकर, ऐसे कुछ अलग अलग चीजें होती है जिसकी वजह से हमको पढ़ाई जो है ना वो बोझ लगती है। एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द प्रोक्रास्टिनेशन। आज के काम को कल पे टालने के लिए जो कंसंट्रेशन को तोड़ता है, ये सारे रीजंस। इसको डेवलप करने के लिए क्या करते हैं, एक टेक्निक मैं आपको जाते जाते 10 मिनट के अंदर एक टेक्निक बताऊंगा। कंसंट्रेशन और मेमोरी को रिटेन करने के लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज याद करनी है, कोई चीज समझनी है, लर्न करनी है, तो लर्न करने के लिए क्या चाहिए, फोकस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। और कंसंट्रेशन कब आएगा, जो चीज बोरिंग नहीं लगे, इंटरेस्ट वाली लगे। और इंटरेस्ट कब आएगा, जब कोई चीज उससे जुड़ी है, एसोसिएशन करना पड़ेगा। तो हर एक चीज के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्टोरी बनानी पड़ेगी, या कुछ मेमोरी की टेक्निक्स है वो मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। ये एक टेक्निक है मेमोरी पैलेस। मेमोरी पैलेस का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहां पर आप अपनी मेमोरी का अपने घर में एक पैलेस बनाते हैं, नोन चीजों के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। यानी आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में कलर टीवी है, आपके घर में विंडो है, आपके घर में दरवाजा है, आपके घर में अलग अलग चीजें। तो आपको जो याद नहीं हो रहा है, आप उनको इनके साथ में जोड़ दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं आपको, नदियों के नाम बोलो, इंडिया में कौन कौन सी नदियां हैं। एक नदी है कावेरी, एक नदी है गोदावरी, एक नदी है ब्रह्मपुत्र, एक नदी है यमुना, एक नदी है गंगा, और कौन सी नदी है, एक नदी है कृष्णा, एक नदी है इंडस। ये सारी अलग नदी है महानदी। ये 8 नदियां हैं, लेकिन ये 8 नदियां मैंने अभी रटा, मैं थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगा। तो इसको मैं मेमोरी पैलेस टेक्निक के जरिए समझाता हूं। इमेजिन करो, देखो मैंने क्या कहा था आपको कि लर्निंग कब होगी, जब कंसंट्रेशन आएगा। कंसंट्रेशन कब आएगा, जब इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट कब आएगा, एसोसिएशन आएगा। आप मुझे बताओ कि 3 इडियट आपने देखा हुआ है, तो क्या 3 इडियट की स्टोरी आप सुना सकते हो, सब सुना सकते हैं। किसी ने पुष्पा देखा हो तो पुष्पा की स्टोरी सुना सकते हैं। क्या आपको किसी ने 3 इडियट की मूवी याद करने के लिए कहा था, क्योंकि आपने क्या किया था, आपका उसमें कंसंट्रेशन था, इंटरेस्ट था, और कहीं ना कहीं हीरो की जगह आप अपने आप को देख रहे थे। तो इमेजिन करो, नदियों के नाम याद करने के लिए आंख बंद करो सब बच्चे, आंख बंद कर इमेजिन करो कि मेरे को 2 बेटियां हैं, एक का नाम है गोदावरी, एक का नाम है कावेरी। और इमेजिन करो कि आप दरवाजा खटखटा रहे हो आप, और आपकी कावेरी बेटी ने दरवाजा खोला। जैसे कावेरी बेटी ने दरवाजा खोला तो बच्ची कह रही है, डैडी आप अपने घर में पूरा पानी भरा हुआ है। किसका पानी भरा हुआ है, तो यमुना नदी का पानी हमारे घर में घुस गया है। इमेजिन करो कौन सी नदी का पानी घुस गया है, यमुना नदी का। फिर आप बच्ची को गोद में उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो दूसरी बेटी है गोदावरी, वो अपने आप को पानी से बचाने के लिए टीवी के ऊपर बैठ गई। फिर आपने देखा, अरे भाई दिख नहीं रहा है, लाइट ऑन करता हो, तो आपने देखा कि आपका जो बोर्ड था वो इंडस कंपनी का बोर्ड है। तो आपने जब स्विच ऑन करने की कोशिश किया तो लाइट तो नहीं थी, तो इंडस कंपनी का जो बोर्ड लगा हुआ था वो ऑन नहीं हुआ, लाइट नहीं थी।
फिर आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो बेटी थी वो किचन में जाती है और आपके लिए गंगा जल लेकर आती है, और गंगा जल पी लीजिए, बड़ा कीमती पानी होता है, और आप पानी की प्यास बुझा रहे हैं उस गंगा जल को पीकर। अब आप बेटी से पूछते हैं कि बेटी गंगा जल तो बड़ा कीमती होता है, ये घर में आया कहां से? तो बेटी कहती है कि ब्रह्मपुत्र आए थे, उन्होंने गंगा जल देकर गए। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं तो कुर्सी के ऊपर क्या है? कुर्सी के ऊपर कृष्णा की मूर्ति पड़ी हुई है। तो बच्ची ने क्या की थी? वो कृष्णा की मूर्ति को पानी में गिर जाए तो एक चेयर के ऊपर कृष्णा की मूर्ति को रख दी। फिर आप बोल रहे हैं कि बच्ची को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपने दोनों बच्चे को अपने पीठ पर रखा और पंखों को निकाला और पंखों को तैरने का सामान बनाकर आप आगे बढ़ना शुरू कर दिए, और घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप उस तैरते हुए पानी में। आप बाहर देख रहे हैं तो बाहर भी पानी है, क्योंकि महानदी का पानी भी शहर में घुस गया है और बाहर महानदी बह रही है। अब मुझे आप बताओ, नदियों के नाम बताओ, स्टोरी बताओ। पहले मैं घर घुसा तो मेरे इस्तेकबाल किसने किया? कावेरी ने। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे टीवी के ऊपर कौन दिखा? पानी किसका आ गया था घर में? उसने पानी कौन सा लाकर दी? उसको पानी गंगा जल किसने लाकर दिया था? ब्रह्मपुत्र ने। चेयर के ऊपर कौन बैठा है? फिर मैंने जब दौड़ना शुरू किया या फिर मैंने जो बल्ब ऑन करने की कोशिश किया तो बल्ब सॉकेट कौन सी कंपनी का था? जब मैं आगे बढ़ा तो बाहर किसका पानी था? In this way you can arrange the things with the known things. इसको मेमोरी पैलेस कहते हैं। ये आपके स्कूल से चलने वाला जो रास्ता होता है ना, आपको किराना दुकान मिलती है, ये दुकान मिलती है, आप अपने आंसर को वहां पर रखकर उनके साथ में एसोसिएट कर कहानियां बना सकते हैं। ये एक टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक जो है माइंड मैपिंग की टेक्निक। ये किसी चीजों को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? एक माइंड मैप बनाते हैं। यानी एक बीच में बहुत बड़ा सर्कल है, उसके पार्ट्स है, यानी फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उसकी ब्रांचेस निकल रही है, ऐसा पूरा चार्ट बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड माइंड मैप्स, ताकि आपको एक बड़ा आंसर एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर पिक्चर के फॉर्म में आ जाए, वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट चीज जो है एसोसिएशन। ये बहुत उम्दा टेक्निक है, और ये बोलकर मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। आप लोग बहुत थक चुके हैं, बस सवाल जवाब का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मेमोरी टेक्निक है एसोसिएशन। इसमें हम लिंक करते हैं न्यू और ओल्ड चीज को, प्रैक्टिस करते हैं और मीनिंगफुल कनेक्शन जोड़ते हैं। चेंज करो। ये कुछ नंबर्स है। अब ये सब अलग अलग है। पिज्जा, लूडो, ग्लास, एयर, वाटर, पुलिस, पॉलिटिशियन, बैग, टिफिन, मुंबई इंडियंस। अगर मैं आपको बोलूं, अभी मैं स्लाइड को चेंज कर दूं, स्लाइड को चेंज करने के बाद के अभी मैं आपको बोलूंगा कि मैं सारे जितने नंबर थे ना, जितने वर्ड्स थे, उनका सेम सीक्वेंस में बोल सकते हैं आपको? मैं बोल दूंगा, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एसोसिएशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके एक स्टोरी बना ली, और वो स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, आपको भी याद हो जाएगा। पहला वर्ड क्या था? पिज्जा। तो इनको एसोसिएट करो नॉन चीजों से, तो ये 15 वर्ड है। तो ऐसे कौन से सीक्वेंस वाले वर्ड है या सीक्वेंस वाली चीजें हैं जो जिससे आप इनको जोड़ सकते हैं? वो आपके घर के मेंबर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर आसान तरीका है अल्फाबेट हो सकते हैं। फ्रूट के नेम हो सकते हैं, पकवान हो सकते हैं, क्रिकेटर के नाम हो सकते हैं, कंट्री के नाम हो सकते हैं, टीम के नाम हो सकते हैं। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, नॉन चीजों को उसमें जोड़ दो। तो एक कहानी मैं बना रहा हूं कि पिज्जा, इसको जोड़ो ए फॉर एप्पल से। देखो मैं आपको बोलूंगा ए फॉर, तो आपके वर्ड कौन सा याद आएगा? एप्पल। बी फॉर, सी फॉर, क्यों? जब भी हम ए का तस्वीर करते हैं तो किससे कनेक्शन होता है? हालांकि ए से एरोप्लेन भी आता है, लेकिन हमारी लर्निंग कैसी हुई है? हमने सीखा इसलिए है कि हमको कोई चीज दिखी थी, इसलिए बच्चों को चीजें दिखाई जाती है। तो आप क्या इमेजिन करो कि ए फॉर एप्पल, इसको ए से जोड़ो। जैसे आपने एप्पल को काटा,
एप्पल में से अजीबा हो गया, एप्पल में से पिज्जा निकल गया। ऐसी कहानी जो अनबिलीवेबल ऐसी कहानी आपको जो याद है, मैं आपको नॉर्मल कहानी बोलूं तो याद नहीं हुई। एप्पल को मैं काट रहा हूं, अचानक से क्या निकल रहा है? पिज्जा निकल रहा है, पिज्जा निकल रहा है। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो क्या देख रहा हूं? मेरे बच्चे जो है लूडो खेल रहे हैं, लेकिन अचानक से लूडो जो स्क्वायर था वो बॉल बन गया। लूडो क्या बन गया? बॉल बन गया। और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि 1 गिर रहा है या 6 गिर रहा है। अरे ये क्या हो रहा है घर में? आज अजीब अजीब हरकतें हो रही है। फिर मैं आगे जा रहा हूं तो मैंने किससे कनेक्ट किया? लूडो को बॉल से। उसकी जो गोटी होती है, डाइस होता है, मैंने उसको किससे कनेक्ट कर दिया? टीम और बॉल। अब 3 नंबर में क्या आता है? और अल्फाबेट में क्या आता है? सी। तो मैं देख रहा हूं सी फॉर क्या? कैट। तो मैं ग्लास देख रहा हूं, ग्लास के अंदर बिल्ली डूब गई और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही। इमेजिन करो, आंख बंद कर दो। नेक्स्ट 4 नंबर पे क्या आता है? डी फॉर डॉग। तो आप इमेजिन करो आपके घर में कुत्ता घुस गया और कुत्ता ने सारी हवा खींच लिया और आपके ऑक्सीजन लेने के बांधे हो गए। अरे हवा कहाँ चली गई? हवा कहाँ चली गई? तो आपके डैडी कह रहे हैं नहीं कुत्ता आया, सारी हवा इसने खींच लिया। नेक्स्ट 5 नंबर पे क्या आता है? ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट को प्यास लगी और वो दरिया में गया और एलिफेंट का पेट इतना बड़ा था कि सारा दरिया का पानी पी लिया उसने। लोग अचंभे में पड़ गए कि दरिया का पानी गया कहाँ? अरे वो हाथी ने पी लिया। इसके बाद में ई के बाद एफ फॉर इमेजिन करो एक फिश ने क्या की? समंदर से उठकर आई और पुलिस का यूनिफॉर्म पहन ली और जितने भी जो मांसाहारी लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के मार रही है, अंदर कर रही है। अरे हमको काट के खाते हो? कब तक खाओगे? पूरी मनुष्य को खत्म कर दोगे क्या? तो पुलिस के यूनिफॉर्म में कौन है? फिश। और फिर साथ में देखिए पॉलिटिशियन क्या है? चीफ और गॉड, बकरी। आपने एक करप्ट पॉलिटिशियन को पकड़ा और उसका मुंह पे काली लगाई, जूतों का हार पहनाया और बकरी पे बैठा के उसको पूरे गांव में घुमा रहे हो। अब लेंगे रिश्वत। नेक्स्ट जी के बाद एच फॉर हॉर्स। इमेजिन करो कि आपका बच्चा स्कूल से आया और स्कूल से अचानक से आप बोल रहे हैं तो टिफिन भी निकल रहा है, घोड़ा निकल रहा है। अरे घोड़ा कहां से लेकर आ गया? नेक्स्ट तो स्कूल में ऐसे क्या याद आया? टिफिन। टिफिन किससे? जी के बाद पे क्या आता है? एच के बाद क्या आता है? आई फॉर या फिर इंपोर्ट। मैं इंपोर्ट लेता हूं सर। इंपोर्ट से मेरी मुराद ये है कि मैंने स्कूल के अंदर एक मजाक किया, सारे दोस्तों के टिफिन के अंदर इंक डाल दिया और जब भी वो खाना खा रहे हैं ना तो उनके मुंह इमेजिन कर रहा हूं कि सारी इंक यहाँ पर लग गई। तो दोस्तों के मुंह पे क्या लग गई? इंक लग गई। और उनके मैंने कहां पर इंक डाला था? टिफिन में। और नेक्स्ट क्या था? आई के बाद जे फॉर जग। इमेजिन करो मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल का टाइटल जीत गई और वो नाच रहे हैं, लेकिन नाच कप लेकर नहीं, जग लेकर नाच रहे हैं। नेक्स्ट बॉयज। 14 तारीख आ रही है अभी, मकर संक्रांति। उसमें लोग बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या अजूबा हो गया? पतंगों के अंदर क्या हवा आ गई पता नहीं, सारे बच्चे पतंग के साथ में हवा में उड़ रहे हैं, सारे बॉयज पतंग के साथ में हवा में उड़ रहे हैं। उनको पकड़ने के लिए क्या किया जाए भाई? नेक्स्ट क्या है? बैंड बाजा। एल फॉर लॉयन। इमेजिन कीजिए लॉयन आपके घर पर आ गया और बैंड बाजा बना के भीख मांग रहा है। कौन बजा रहा है बैंड बाजा? लॉयन। नेक्स्ट एल के बाद एम। इमेजिन कीजिए मंकी क्या होता है? चोरने वाला होता है। मंकी एग्जाम लिख रहा है, चीटिंग कर रहा है। एग्जाम लिख रहा है कौन? बंदर एग्जाम लिख रहा है और चीटिंग कर रहा है, यहां वहां से देख देख के लिख रहा है। नेक्स्ट एल के बाद में एन फॉर इमेजिन कीजिए खास लड़कियों के लिए। लड़कियों को गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं। आप गोलगप्पे खा रहे हैं, जो कंपटीशन है, जो ज्यादा गोलगप्पे खाएगा उसको और एक प्लेट मिलेंगे, लेकिन आपको गोलगप्पे मुंह से नहीं खाना है, नाक से खाना है। नेक्स्ट किलो। और एक आपको किलो नहीं मिला तो आपने क्या किया? बहुत सारे ऑरेंज लिए और ऑरेंज का तकिया बनाकर सो गए। सुबह में आप उठ रहे हैं तो
तो सारे ऑरेंज चिपके हुए हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपको रात को भूख लगी, सारे ऑरेंज को चूस चूस के आपने। अब आप मुझे बताइए, चेंज करो इसको। पहला वर्ड कौन सा था? दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड क्या? पांचवा वर्ड, छठा वर्ड, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ये कैसे याद हो गया? तो जब हमको कोई सीक्वेंस याद करना होता है, कोई पहाड़ी की तरतीब या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस कि भाई इसकी खुसूसियात बताइए, इसकी प्रॉपर्टीज बताइए, इसके एप्लीकेशन बताइए, ये लड़ाई कब हुई थी ये बताइए। अरे आप हिस्ट्री के बड़े बड़े क्वेश्चन याद कर सकते हैं एसोसिएशन टेक्निक से। एक सवाल बता रहा हूं आपको मैं कि गांधी जी निकले सत्याग्रह के लिए और नमक का कानून को तोड़ना था, नमक सत्याग्रह उन्होंने किया। नमक सत्याग्रह करने के लिए वो जब वो निकले तो उन्होंने तय किया कि आप मुझे अंग्रेजों से लड़ना है। लड़ने के लिए वो निकले, 78 लोग उनके साथ में थे। धीरे धीरे उनके साथ में मिलियंस ऑफ लोग हो गए, लाखों लोग हो गए। और लाखों लोग होने के बाद तो उन्होंने लेटर लिखा वाइसरॉय के नाम, जिसमें 11 मांगे थी, वो उनको मांगे पूरी करने की थी। वो मांगे पूरी करने के लिए वो निकल गए, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का फासला तय करने के लिए। रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में जैसे जैसे लोग गए, लोग लाखों लोग उनके साथ में जुड़ना शुरू कर दिए। फिर उन्होंने क्या किया, अचानक से वाइसरॉय ने मान लिया और नमक का कानून खत्म हो गया, नमक पे टैक्स लगना खत्म हो गया। 6 अप्रैल को काम हुआ था 1830 में, 1930 में वगैरह वगैरह। और फिर गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि पूरे देश में स्वदेशी अपनाओ, देश भगाओ, स्वदेशी वस्तुओं का यूज करो, फॉरेनर को बायकॉट करो। इसको आप क्या कर सकते हैं, टीवी सीरियल के जरिए, अपने रिश्तेदारों के जरिए इसको एसोसिएट करो। टीवी सीरियल कौन सा? सपोज तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अचानक से बाबूजी क्या हो गए, बाबूजी ने नमक का भगोना लिया और बाहर निकल गए। दया पूछ रही है, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं नमक लेकर गांधी जी के साथ में जा रहा हूँ, नमक का कानून तोड़ने के लिए। फिर अचानक से दया बोलती है, 1 मिनट रुकिए, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, इसमें 11 डिमांड है, ये वाइसरॉय को दे देना। वो चिट्ठी को लेकर बाबूजी घर से बाहर निकले, उतने में जेठालाल आ जाता है। जेठालाल क्या बोलता है, बाबूजी रुकिए, मैं भी आपके साथ में आऊंगा और अपने साथ में मेरे 78 दोस्तों को मिलाऊंगा। तो बाबूजी कहते, तेरी दुकान में तो सिर्फ बागा और लड्डू का कई काम करते हैं, 78 कहां से लाए? आसपास के दुकानों वालों को लेके आ जाओगे ना, और हम ऐसे करते करते लाखों लोग हो जाएंगे। बाबूजी बोलते चलो ठीक है। फिर बाबूजी वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद में बाबूजी क्या करते हैं, 6 बार नमक का जो बोतली होती है उसके ऊपर 6 बार मारते हैं, तो नमक की गोली क्या हो जाती है, टूट जाती है और नमक बहना चालू हो जाता है। जैसे नमक बहना चालू हो जाता है, बाबूजी वहां से फोन करते हैं टप्पू को, टप्पू ऐलान कर दो गोकुलदान सोसाइटी के अंदर अब कोई भी फॉरेन की वस्तुएं खरीदेगा नहीं, अब सबके सब स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करेंगे। टप्पू सबको फोन लगाता है कि आप आज से कोई भी फॉरेन की वस्तुएं नहीं लेगा, चीजें नहीं लेगा। अब आप मुझे बताइए, कहानी को फिर से रिपीट कीजिए जोर जोर से। कहानी क्या थी? कौन निकला नमक लेकर? बाबूजी। तो आप गांधी जी से जोड़ दिए उसको। गांधी जी कहाँ निकले, क्यों निकले? नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था कानून को तोड़ने के लिए। बाद में 11 मांगे किसने दिया? किसके लिए? वाइसरॉय के लिए। फिर बाद में कौन आया? उसने क्या कहा? कितने लोग आए ना? बाद में कितने हो जाएंगे? फिर बाद में निकले। बाबूजी ने क्या किया? 6 अप्रैल को क्या किया? 6 बार। In this way you can get the multiple stories. फूड के नाम से वगैरह वगैरह। जो आपका टेबल्स होता है, पीरियडिक टेबल, उसको याद करने के लिए आप एसोसिएट कर सकते हो। उसको एक बहुत बड़ा टेबल है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। मैं बी एग्जांपल्स आपको दिखा रहा था कि बेटे सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। इंटरेस्ट दिखाओगे ना तो अल्लाह ताला रास्ते क्रिएट करेगा। आपका पेपर प्रेजेंटेशन कैसा होगा?
आप पॉइंट वाइज कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, क्लीननेस का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन अलजेब्रा ज्योमेट्री के अंदर आंसर को जो फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स में लिखिए। फिर जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है आपका, आंसर को सही ऑलवेज स्टार्ट अ मेन न्यू आंसर ऑन अ न्यू पेज। क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसको 1 पे स्टार्ट कीजिए, उसका ए बी सी डी उसके नीचे लिखिए, लेकिन मेन आंसर आ रहा है तो उसको नेक्स्ट पेज पे कीजिए। उसका डायग्राम जो है इस तरीके से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, फिर हाशिया, फिर हाशिया, उसके अंदर सब आंसर्स। तो आपका नीट क्लीननेस होना, पॉइंट वाइज होना डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर जो है उसको क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। जितनी खूबसूरती आप पेज पे करेंगे प्रेजेंटेशन उतना ही अच्छा होगा। पूरी एग्जाम्स में आपको क्या करना है, लास्ट बात बोल के अपनी बात खत्म करता हूं। बिलीव मी, नेक्स्ट अपने आप पर यकीन कीजिए, एग्जाम जिंदगी का नहीं है। एग्जाम्स आपको बनाने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। तो यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर अस। एग्जाम में फेल होंगे तो बाद में दे सकते हैं, एक जिंदगी का एग्जाम नहीं है, लेकिन बिलीव कीजिए कि आप कामयाब हो जाएंगे और ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट, ईट वेल, अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अपना ख्याल रखो, अच्छे से अच्छा सो, रोज 3 खजूरे खाओ, कोशिश करो। स्टॉप वाचिंग मूवीज, कार्टून्स, ये डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें, अपने आप पे कंट्रोल करो, अपने नफ्स को दबाओ, अल्लाह कामयाबी अता करेगा। और दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करो। आप भले 30 मार्क्स 35 मार्क्स लाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत के होंगे तो आप आईटीआई करके भी खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा आपने